कन्या सुरक्षा योजना का प्रथम वार्षिकोत्सव यूटीआई, महिला विकास निगम और समाज कल्याण विभाग के द्वारा मनाया जा रहा है। जब इस योजना के बारे में हम लोगों ने सोचा तो उस समय हम लोगों को इतना विश्वास नहीं था कि यह योजना इतनी लोकप्रिय होगी और इसका क्रियान्वयन तेजी से प्रारंभ होगा, क्योंकि आमतौर पर योजनाएं बनाई जाती हैं और शुरू के साल 2 साल वर्षों में उसके क्रियान्वयन में अनेक प्रकार की अड़चनें आती हैं और उन अड़चनों को दूर करना पड़ता है। इस योजना का ऐलान हमने किया था 24 नवंबर 2007 को, जब हमारे सरकार के कार्यकाल का 2 साल पूरा हुआ था और हमने 2 साल पूरा होने के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया था बिहार की जनता के समक्ष। उसी कार्यक्रम में हमने इस कार्यक्रम की घोषणा की थी और इसका ऐलान 24 नवंबर को किया 2007 को, लेकिन इसका निर्णय हम लोगों ने 22 नवंबर की कैबिनेट की बैठक में ले लिया। यानी यूं ही इसकी घोषणा नहीं की थी, बल्कि उसके बारे में मंत्रिमंडल का निर्णय ले लिया, उसकी रूपरेखा तैयार कर ली। और मैं यूटीआई का शुक्रगुजार हूं और खास करके यूटीआई के जो अध्यक्ष और पूर्व निदेशक हैं यूके सिन्हा जी, उनका मैं शुक्रगुजार हूं। इन्होंने बहुत ही दिलचस्पी ली इस कार्यक्रम में। तो बताया गया 1000 पुरुषों पर 917 महिलाएं हैं बिहार में। ये संतुलित लिंग अनुपात नहीं, और इसका कारण है कि लड़कियों का स्वागत नहीं होता है जन्म के बाद। माँ बाप को लगता है ये लड़की बोझ के रूप में घर में आ गई। तो एक तो इस मानसिकता को समाप्त करना, और जब ये मानसिकता समाप्त होगी तो लड़कियों का स्वागत होगा, लड़कियों के उत्पन्न होने पर भी उतनी ही प्रसन्नता होगी। तो एक तो उद्देश्य ये है। दूसरा है कि अब ये देखा जाता है कि लोगों को मालूम हो जाता है इन दिनों आधुनिक युग में कई प्रकार के जांच और परीक्षण के द्वारा कि गर्भवती महिला के गर्भ में लड़का है या लड़की, इसको जानने के बाद भ्रूण हत्या की भी कोशिश होती है। जन्मने के बाद कई जगह जो कुछ भी किया जाता है ये किससे छिपी हुई बात नहीं है, इसको रोकना। और इसके अलावे हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी बच्चा जन्म ले उसका निबंधन हो जाए। तो इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि इस योजना की शुरुआत की जाए। बीपीएल परिवार में कोई भी लड़की पैदा ले तो उसके नाम से हम यूटीआई में 2000 रुपये का बॉन्ड जमा कर देंगे, उसके लिए खरीद देंगे, तो राशि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और मुझको ऐसा लगता है कि अगर जन्म के तत्काल बाद महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर अगर इस योजना का लाभ लेने की लोग पहल कर दें तो निश्चित रूप से 18-20 हजार रुपया जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है, यूटीआई को भी लाभ मिल रहा है और हम तो चाहेंगे कि इनको खूब लाभ हो, ताकि ये 2000 रुपया आज जो हम लोग सोचते हैं कि ये 18,000 19,000 रुपया 18 साल के बाद हो जाएगा, आपको इतना लाभ हो
ये पैसा बढ़कर 25,000 रुपया हो जाए। हम तो ये कामना करेंगे आपकी योजनाएं बाकी सफल रही है तो एक सहारा हो जाएगा एक बच्ची। मुख्यमंत्री नाम जोड़ दिया जाए। हम आज मुख्यमंत्री हैं, कल कोई और हो सकता है। मुख्यमंत्री का नाम जोड़ने का मतलब है एक तो उस योजना का अनुश्रवण ठीक ढंग से होगा और दूसरा ये पता चल जाएगा कि ये पूरा का पूरा पैसा राज्य सरकार का। मुख्यमंत्री नाम का मतलब ही हो जाता है कि वो राज्य सरकार के इस पैसे से किया जा रहा है, तो ये राज्य सरकार की योजना। और यूके सिन्हा जी यूटीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। वैसे हम लोगों को खुशी है कि इस मुकाम तक वो पहुंचे हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं और बिहार काडर के ही आईएएस अफसर हैं। अब तो आईएएस सर्विस से ये अपने को बाहर कर चुके हैं और वहां अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर ये एब्जॉर्ब हो गए, वरना ये तो मेरे हाथ में थे, बिहार काडर के अफसर आए और कुछ भी करके किया है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में उस योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा। इसमें भी बिहार अव्वल है, लोगों को धीरे धीरे मालूम होगा। और इस बार जब सुशील जी ही तैयार करते हैं कि पहली बार हमने क्या क्या किया, तो हमारी जो उपलब्धियां होती है तो हर 24 नवंबर को वो तैयार करके उस बात को लोगों के सामने रखते हैं। तो इस बार हम चाहेंगे कि सुशील जी इस पर भी पूरा तैयारी कर लीजिए कि कैसे बिहार अव्वल है, कन्याओं की सुरक्षा के मामले में भी बिहार अव्वल है और बहुत तेजी से इसका लाभ होगा। इसका फायदा तभी होगा जब लड़कियों का स्वागत हो जन्म के बाद, भ्रूण हत्या बिल्कुल न हो, रजिस्ट्रेशन इसके चलते बढ़ेगा, जन्म का रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो योजना साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर, दरअसल साल ही भर कहिए जब हमने तय किया, लेकिन शुरुआत तो हो सकी जुलाई 2008 में। उस समय के महामहिम राज्यपाल श्री आर्य इसको दर्शाते हुए एक छोटे से डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी यहाँ प्रदर्शन किया गया। मैंने समाज कल्याण मंत्री जी को और प्रधान सचिव समाज कल्याण को ये कहा है कि ये योजना जितने की जरूरत, जितनों की जरूरत हो सबको मिलना चाहिए और आवंटन पर आधारित इस योजना का क्रियान्वयन नहीं होगा। इसमें चाहे जितना पैसा लगे, एक एक बच्ची का जो बीपीएल परिवार में जन्म ली है उसका इस योजना के अंदर उसको लाभ दिला देना चाहिए। और अभी जब 3 लाख से ज्यादा हम पहुंच गए हैं तो अंदाज है ये स्टेबलाइज करेगा लगभग 5 लाख की दर पर सालाना। तो 5 लाख लोगों को इसका लाभ दिलाने के लिए जितने भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो 100 करोड़ रुपया इस मद में हम लोग सालाना देंगे। लेकिन इस योजना को सफल होना चाहिए, इसका बहुत लाभ है। और मजाक उड़ाते थे, आज हालत यह है कि 3 साल बीतने के बाद इस बीच में कुछ राज्यों ने हमारी योजना को अपनाया। हिमाचल प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, कुछ राज्यों ने इसको अपनाया और अब भारत सरकार ने तय किया कि इसको संविधान संशोधन करके पूरे देश में लागू कर दें। चलाते हुए नहीं दिखती थी, आज गांव-गांव में लड़कियां साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रही है। पूरे गांव का वातावरण बदल गया। इसको कहते हैं बदलाव। ये बदलाव हुआ नारी सशक्तिकरण की दिशा में। जो स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ, अब स्वयं सहायता समूहों का जो गठन हुआ है, महिलाओं में जितना आत्मविश्वास आया है, गरीब तबके की महिलाओं में, और उनकी बात सुनने पर इतनी प्रसन्नता होती है, इनमें आत्मविश्वास का भाव, उनका सशक्तिकरण हो रहा है। आर्थिक तौर पर वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इस प्रदेश में राज्य सरकार की पहल पर, और उसके चलते नारी सशक्तिकरण की दिशा में हम आगे निकल रहे हैं।
और महिलाएं जब पढ़ लिख जाएंगी तो पूरा परिवार पढ़ जाएगा। बिहार की हमारी जो पूंजी है वो है हमारी युवा आबादी, यंग पॉपुलेशन। ये जो हमारा लाभ है, एडवांटेज है, हम अगर अपनी युवा पीढ़ी के लोगों को ठीक ढंग से पढ़ा दें, उनको स्वस्थ रखें, तो फिर बिहार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। बिहार बहुत आगे है और ऐसा करने में जी को भी कहेंगे। और दोनों साथी ही हैं, यूके सिन्हा और विजय वर्मा जी साथी पढ़ने वाले रहे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि मिल करके इसी तरह से जितने CDPO हैं सबको हम कहेंगे खूब अच्छा काम कीजिए। अगली बार इतना पुरस्कार मिले कि हम लोगों को घंटा भर लग जाए पुरस्कार बांटते बांटते। तो ये सेंटर की शुरुआत हो गई और जैसा कि आपको पहले श्री विजय प्रकाश जी ने और उसके बाद माननीय मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी ने जानकारी दी कि बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के क्रियान्वयन में एक नई पहल की गई। ये कार्यक्रम उपयोगी कार्यक्रम है। साल में प्रत्येक परिवार को जो इच्छुक है कुल मिलाकर 100 दिन का काम दिया जाता है और ये अकुशल मजदूरों को काम देने के लिए योजना चलाई जा रही है। इस देश में ग्रामीण अंचल में रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाएं पूर्व से चलती है। बीते दौर में कई बार विभिन्न नामों से योजनाएं चलती रही, लेकिन अभी पुरानी योजनाओं को बंद करके, जैसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना या इस प्रकार की और जो योजना चलती थी उसको समाप्त करके एक कानून बनाकर इस योजना की शुरुआत की गई। और कानून बनाने से एक प्रकार से कानून के अनुपालन का दायित्व हो गया है भारत सरकार का और राज्य सरकार का, क्योंकि हम सब लोगों ने इस कानून को मिलकर संसद से बनाया है। तो 100 दिन देना, उस लक्ष्य को प्राप्त करना, अधिकतम 100 दिन और परिवार के विभिन्न सदस्यों को मिलाकर, ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को, बल्कि एक परिवार के सदस्यों को कुल मिलाकर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करना। बिहार के 23 जिलों का चयन किया गया इस योजना को लागू करने के लिए 2006 में। मुझको उस समय ऐसा लगा कि बाकी के 15 जिले छूट जाएंगे, ये अच्छा नहीं है। इसलिए हमने राज्य सरकार की तरफ से बाकी के 15 जिलों में पहले साल इस योजना को चलाया। उसके अगले साल भारत सरकार ने सभी जिलों को ले लिया, तो 38 जिलों में ये योजना चलाई जा रही। इसमें हमने देखा कि कई प्रकार के शिकायतें, इसके क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार है। तो हमने अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए एक बात सामने रखी 2006 में ही कि आज टेक्नोलॉजी का इतना विकास हुआ है, हम टेक्नोलॉजी की मदद लेकर ये सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति काम करता है मजदूरी का भुगतान उससे हो, और जितने दिन और जितना काम करता है उसी के हिसाब से उसका भुगतान हो। ये हम टेक्नोलॉजी के सहारे इसमें पारदर्शिता लावे और इसको इंश्योर करें, सुनिश्चित करें। तो मैं अपने बिहार सरकार के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव और अन्य अधिकारियों ने मिलकर इस पर विचार करना शुरू किया और देश के कई संस्थाओं से उन्होंने बातचीत की जो खासकर IT के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और अब तो
काफी मेहनत करने के बाद इसका एक रास्ता निकला, एक स्मार्ट कार्ड के जरिए। और हमने उस समय भी कहा था कि चूंकि बायोमेट्रिक्स की जो तकनीक है, जिसमें अंगूठे का निशान आ जाता है और आदमी की पहचान करने में सहूलियत हो, 10 उंगलियों के निशान ले लिए जाए, व्यक्ति की तस्वीर रहे और जो मौके पर काम करता है उसके हिसाब से मस्टर रोल बने, यानी ई मस्टर रोल, इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल तैयार। घपला कहाँ होता है इस प्रकार की, एक फर्जी मस्टर रोल बना दिया जाता है और उसके आधार पर पेमेंट ले लिया जाता है। काम 4 दिन का, पैसा 7 दिन निकाल लिया। जिसके नाम पर पैसा निकाला जा रहा है उसको मालूम भी नहीं है कि उसने काम किया है। और इस प्रकार की अनेक कहानियां देश के समाचार पत्रों में छपी, आंध्र प्रदेश के बारे में, दूसरे जगहों के बारे में, और खास करके अंग्रेजी मीडिया ने इस पर काफी दिलचस्पी ली थी और उन लोगों ने ये जानकारी दी कि किस प्रकार से जिस आदमी ने काम नहीं किया है उसके नाम पर मजदूरी निकाली जा रही है। मतलब साफ था कि फर्जी मस्टर रोल तैयार करके इस योजना के तहत पैसा निकाला जा रहा है। तो उसी समय हमने कहा कि हम आईटी का इस्तेमाल करके, और अभी जो टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है उसका इस्तेमाल करके, एक को जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी पहचान सुनिश्चित करें, तो बायोमेट्रिक्स का सहारा लीजिए, और जो काम कर रहा है उसका अटेंडेंस बनना चाहिए। तो एक हाथ में रखने लायक और आसानी से ऑपरेट किया जाने लायक मशीन की जरूरत भी है, जो हर एक कार्यस्थल पर उपलब्ध होना चाहिए। और जो काम करने वाले हैं, जो जॉब कार्ड निर्गत किया गया था इसमें, वो इस ई शक्ति कार्ड के जरिए वो जॉब कार्ड दिया जाए, इस रूप में दिया जाए, लोगों का जॉब कार्ड भी हो गया। और वो जो छोटी सी मशीन है उसके सहारे वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे, और जितना देर काम किया, जितना दिन काम किया, उसके हिसाब से उसकी मजदूरी का भुगतान। तो अब इसके जरिए एक हद तक कोशिश की जाएगी कि जो काम करे उसको भुगतान, यानी फर्जी कारोबार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार नियोजन में न हो। तो ये बिहार में इसकी शुरुआत हुई 2 साल निरंतर काफी लोगों से विचार मंथन। पहले तो ये लगा कि भाई एक गरीब आदमी है जो मिट्टी का काम कर रहा है, उसके उंगलियों के जो निशान है वो रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये एक्सपेरिमेंट कराया हम लोगों ने कि आप देखिए कि वो उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान, जो उंगलियों के निशान की विशिष्टता है, वो रह पाती है या नहीं रह पाती है। जो श्रमिक काम करते हैं, कठोर श्रम करते हैं, हाथ से काम करते हैं उसका, तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, उसको हमने देखा 2007 में ही देखा था कि वो एक्सपेरिमेंट तो सफल कि नहीं, उनका उंगलियों का निशान सही सलामत रह जाता काम करने के बाद। तब एक उत्साह बढ़ा कि नहीं साहब अब कोई रास्ता निकले, तो रास्ता निकाला गया और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको पटना जिला में शुरू किया। पालीगंज में कार्यक्रम था, वहां से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की फरवरी इसी साल। अब ये उद्देश्य है कि पटना जिले में इसको पूरे तौर पर यूनिवर्सलाइज कर दें, हर एक को ये उपलब्ध करा दें और इसका काम शुरू हो जाए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में। और जब पटना जिले में काम करके एक अनुभव हो गया और एक एक्सपर्टीज भी हासिल हो जाएगा, और तब इसको अगले वर्षों में हम पूरे बिहार में लागू करेंगे। और ये प्रयोग भी बिहार जैसे पिछड़े और गरीब राज्य में होगा। ये जो आईटी के केंद्र माने जाते हैं, कर्नाटक और आंध्र आते हैं, दूसरे लोगों को बड़ा प्रचार मिल जाता है। नरेगा पर प्रवचन देने वाले लोगों की कमी नहीं, खूब प्रवचन आज तक देते हैं। और कुछ लोग तो दिल्ली से चल के पटना आते हैं और हिसाब किताब लेते हैं कि नरेगा में पूरा काम नहीं हो रहा। अरे भाई, नरेगा में काम तो हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वाकई काम हो
अब कल ही हमको मालूम हुआ कि साहब इसमें 80 CFT मिनिमम, एक स्वस्थ आदमी 80 घन फीट मिट्टी निकाले, मिट्टी का काम करे और तब उसको एक दिन की मजदूरी मिले। अब ये पता चल रहा है कि भाई सुजीत झा जी, आप अगर गौर करते तो हम लोग को प्रसन्नता होती है, और चंदन जी दोनों, कि 80 CFT मिट्टी एक दिन में एक अकुशल श्रमिक को निकालना है, और तब उसको एक दिन की न्यूनतम मजदूरी जो हमारे बिहार में 102 रुपया है वो प्राप्त होगा। तो साहब मापी कैसे? अब देहात में कोई मापी का तरीका नहीं है। हमारे यहाँ कार्य विभागों में मापी का एक तरीका है पुराना, पिट मेजरमेंट जिसको कहते हैं। अब यह तरीका नरेगा में लागू नहीं है। अब दिल्ली से आकर के भाषण लोग देंगे जरूर, लेकिन ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं जाता। जैसे फर्जी मास्टर रोल पर ध्यान नहीं दिया और कहानियां छपी कि साहब जो आदमी को मालूम ही नहीं है और उसने नरेगा में काम किया। अभी मंत्री जी एक जवाब दे रहे थे, एक सरकारी अधिकारी के नाम से जॉब कार्ड बना हुआ। ये सवाल था, मतलब कई तरह की संभावनाएं हैं। योजना अच्छी है, पैसा लग रहा है, तो हम सचमुच इसको ठीक ढंग से क्रियान्वित करें, अब लोग ले जाएगा तो अनेक कामों में वो उनके काम आएगा। अनेक प्रकार के काम, बैंक के साथ उनका रिश्ता आज जैसे कर रहे हैं तो इसको बैंक के साथ लिंक करें, उस आदमी का अपना अकाउंट होगा, कई प्रकार से इसको लिंक किया जा सकता है। एक स्मार्ट कार्ड गरीब के पास है तो अनेक प्रकार की सुविधाओं का लाभ वो उठा सकेगा इसके माध्यम से, और इस योजना के अंतर्गत घपलेबाजी समाप्त होगी। जो काम करेगा उसको पेमेंट, जितना काम करेगा उसी हिसाब से पेमेंट। तो इस दिशा में एक मजबूत कदम हम लोगों ने उठाया। ये कोई नहीं कहता है कि बिहार में इतना बड़ा काम हो रहा है तो तरह तरह के लोग उनको क्या करिएगा। इसी प्रकार से एक अच्छी शुरुआत उन्होंने की है ई शक्ति कॉल सेंटर। ई शक्ति कॉल सेंटर में अभी तो वो कोई शिकायत कर सकता है, ठीक है, कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसको आगे बढ़ाना, आगे किस प्रकार से बढ़ाना है कि अगले चरण में कोई आदमी काम मांग सकता है इसके बाद, इसको वहां तक हम लोगों को ले जाना कि कोई व्यक्ति जो जॉब कार्ड धारी है, इच्छुक है, वो काम मांग सकता है। इस सेंटर को फोन करेगा कि भाई हम फला जगह के रहने वाले हैं, हमको काम नहीं मिल रहा, तो तत्काल वो कॉल सेंटर के माध्यम से इसको इस रूप में विकसित करना है। वो जहां का है वहां की कितनी योजनाएं स्वीकृत हैं उसका लिस्ट भी रहेगा, और तत्काल उनको कहा जाएगा कि आपके इलाके में यहाँ काम हो रहा, वहां काम मिलना चाहिए, और फिर इसके कार्यक्रम से संबंधित अधिकारी को वो काम इंश्योर करना पड़ेगा उसका, क्योंकि ये गारंटी है काम, तो इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। कॉल सेंटर आज तो शुरुआत हो रही है कि कुछ जानकारी मिले, और शुरू में कई प्रकार की दिक्कतें आएगी, लेकिन जब ये पूरा सेट कर जाएगा, ऑपरेशनलाइज हो जाएगा ठीक ढंग से, तो फिर अगला चरण हमारा होगा कि साहब कोई आदमी फोन करके कहेगा साहब हम तो काम करना चाहते हैं, वो काम चाहिए, तो सीधे उसको सलाह दिया जाएगा, और उसके साथ साथ जो उससे संबंधित अधिकारी हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उनको बेरोजगारी भत्ता दीजिए, तो इंश्योर करिए। तो अभी तो कोई व्यक्ति गया पंचायत में, मुखिया जी कितना ध्यान दिए, प्रोग्राम पदाधिकारी ने उसको कितना तवज्जो दिया, ये तो पता है नहीं। तो अब इस प्रकार का सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, और बिहार में इसकी शुरुआत हो गई। लोग कहता था कि बाहर बड़ा बड़ा काम होता, हम लोग नकल करते हैं। अब आजकल बिहार में हम लोग सोचते हैं कल होकर देश उसका नकल करता है, ये परिवर्तन है। तो बहुत चीज की शुरुआत हो गई है, बाकी सब रोग का एक ही इलाज होता है। अब रोग है जिसका इलाज हम बढ़िया करें, हम लोग जो बेस्ट हो सकता है उसको ठीक है छड़ गए, लेकिन अब जो सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध है हम उसको अपनाएंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे, और जिसका जो वाजिब हक है उसको दिलाएंगे, और लोगों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए
टेक्नोलॉजी का प्रयोग और उसका एक जीता जागता उदाहरण है ये ई-शक्ति कॉल सेंटर। मैं ग्रामीण विकास विभाग को और उनके जितने सहभागी हैं मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि उनका यह काम सफल हो और जो हम लोगों का उद्देश्य है कि इसको अगले चरण पर ले जाने में हम जल्दी से जल्दी कामयाब हों, जिसमें कोई व्यक्ति जॉब की मांग एक क्या आजकल तो और मोबाइल घर घर हो गया, मोबाइल अब घर घर हो गया। हम लोग को याद है एमपी थे तो लोग फोन लेने के लिए हम लोगों के आवेदन देते कि आउट ऑफ टर्न फोन कनेक्शन दिलवा दे और सबसे बड़ा हेडेक था किसी इलाके में गए तो भाई 5 है देना और मांगने वाले 25, तो बहुत बड़ा संकट था। फिर हम लोग हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता था कि भाई पहले कौन मांगा, फिर रीजनल बैलेंस मेंटेन करते थे कि हर एक ब्लॉक में बराबर बांट दें, आदि आदि बहुत झंझट रहता था उसमें। और अब घर घर में मोबाइल पहुंच गया, अब सबके पास मोबाइल और एक से एक इसमें इतनी प्रतिस्पर्धा है कि सस्ती सेवाएं आ रही, तब तो मोबाइल सबके पास। हम लोग को याद है भारत सरकार में मंत्री थे और मंत्री को मोबाइल देने के लिए की अनुमति वित्त मंत्री देते थे। हम लोग मंत्री रहे बता रहे हैं, मंत्री को भी केंद्र ने मोबाइल की इजाजत वित्त मंत्री से मिलती, वो सैंक्शन करते थे कि मंत्री को मोबाइल। कहां जमाना हम देखे हुए हैं 99, 2000 और 2009 में लोगों के पास घर घर मोबाइल पहुंच गया और तरह तरह की योजनाएं। तो मोबाइल तो सबके पास है, आइए नंबर सबको मालूम होगा, तो जो काम करना चाहता है कहीं नहीं जाएगा, न मुखिया जी के दरवाजे जाएगा न किसी के दरवाजे जाएगा और उठाएगा और कहेगा साहब हमको काम चाहिए और उसको वहां भेज दिया जाएगा और काम मिल जाएगा। तो उस दूरी तक हम लोग इसमें जाना चाहते हैं। तो इसलिए ग्रामीण विकास विभाग को मैं बधाई देता हूँ। सबसे नायाब तरीका पकड़ना धकड़ना तो चलता है, वो तो करना ही पड़ेगा, हर हालत में लोगों को पकड़ना। अब आजकल जब हो रहा है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो साइबर क्राइम शुरू हो गई, वो अपनी जगह पर है, उस पर कर। लेकिन सबसे अच्छी कोशिश वही होती है कि आप संस्थागत तंत्र ऐसा विकसित करें, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कि किसी चीज की गुंजाइश ही न रहे। तो हम लोगों का ध्यान यही है कि हम गड़बड़ी करने की गुंजाइश ही समाप्त करें, तो सबसे अच्छा इंतजाम होगा। और लोकतंत्र की पहली कसौटी है पारदर्शिता, और पारदर्शिता लाने का ये बहुत ही कारगर तरीका, और इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और प्रेस और मीडिया के बंधु की दिलचस्पी लिए इसमें आए हुए हैं, ये शुभ लक्षण है। और जब उनकी तरफ से ये बातें चला दी जाएगी, और एक बात ध्यान रखिए, मीडिया के लोग आकर तो समझ लीजिए महीना दिन के अंदर बढ़िया से स्टेबलाइज कर देंगे, नहीं कि आप लोगों की घाट खड़ी कर देंगे। ये समझा फोन शुरू करवा देंगे और कहेंगे कि जरा बताइए ये कैसा काम चल रहा है। तो अच्छा भी काम आपको पता है, वो अच्छा है, अगर शुरू किया है तो चुनौती पूर्ण तरीके से इस काम को हाथ में लेके और आगे कीजिए। और चूंकि अब हमको बुला